अरे यार मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है ना। इसमें ठीक है, बंद करके लगा। चलो चलिए देखा जाए रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है ना। एक दोस्त यार बंद कर लिखा रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है ना। देखिए RUTH या रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड ने किया क्या, रदरफोर्ड ने 2 × 10⁻5 सेंटीमीटर की सोने की, क्या ली, सोने की चादर ली, चादर। अब ये ना सोचिए, ये मतलब अलग अलग किताब में अलग अलग इसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है ना। सोने की चादर ली और क्या लिया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिया, रेडियो एक्टिव सबस्टांस लिया, रेडियो एक्टिव सबस्टांस बोले तो रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, ठीक ना। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या निकलती है, अल्फा बीटा गामा। पिछले वीडियो में हम आपको इसका पूरा अंतर डिफरेंस सब बता दिया ना। तो सब तो जाना, रेडियो एक्टिव पदार्थ से सोने की चादर पर क्या कराएगी, बमबारी कराएगी, ठीक है ना। जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं ना, वैसे ऐसे पकड़ के धक 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 चलाया गया, ठीक है ना। अब चलाने के बाद क्या हुआ, देखिए ये सोने की चादर थी, है ना। देखिए इसका हम लोग 3 फिगर, अभी आपकी किताब में ऐसा है नहीं, लेकिन हम आपको बना रहे हैं, 3 टाइप का फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी किताब मिलेगा। देखिए ये सोने की पतली चादर थी, ठीक है ना। और एक क्या यहाँ पे रखा गया था, एक गुटके में भर करके क्या रखा गया, रेडियो एक्टिव सबस्टांस रखा गया। क्या रखा गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया। अब इस सोने की पतली चादर को रख तो लिया गया, एक यहाँ पे पर्दा भी लगाया गया, जिंक सल्फाइड से लगा हुआ, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया गया, ठीक है ना। तो पर्दा जो लगाया गया, ठीक। अब देखिए इससे क्या निकल रही है, अल्फा किरणें निकल रही है। क्या निकल रही है, अल्फा किरणें निकल रही हैं, लगातार अल्फा किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही है, अल्फा किरणें निकल रही हैं। अब देखिए कुछ किरणें आई और क्या चली गई, फिर वापस चली गई, कितने, 0 डिग्री पर, ठीक है ना। कुछ किरणें आई और वापस चली गई, ठीक। अब देखिए ये क्या थी, सोने की पतली चादर थी, सोने की पतली चादर, ठीक है। अब देखिए जो सोने की पतली चादर ही क्यों ली गई, ठीक है ना। देखिए सोना जो होता है उसको हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की वजह से, जान रहे हैं, बढ़ाने की वजह से इसको एकदम पतला कर दिया, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना क्या किया गया, पतला किया गया। पतला होने से ही फायदा हुआ कि हमको क्या, जैसे मान लीजिए हम बोले ना ये छोटा सा भाग है, इसको काटते काटते जाएं तो जिस समय कटना बंद हो जाए वही क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। और अगर हम बोले इसको इतना पतला किया जाएगा, इतना पतला किया जाएगा, एक समय आएगा पतला होना बंद हो जाएगा, है ना। वही कंडीशन क्या रहेगी, एटम प्राप्त करें, मतलब उस कंडीशन पे एटम ही मिलेगा हमको, ठीक है ना। अब देखिए ये बनाया गया, इसमें से कुछ किरणें क्या है, सीधे पार कर गई हैं, कुछ किरणें क्या है, सीधे पार कर गई हैं। कुछ किरणें क्या है, कुछ एंगल पे विक्षेपित हुई है, मतलब 120 या 120 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे क्या हुई है, विक्षेपित हुई है,
तीन तरह की किरणें दिख रही हैं, कुछ एंगल पे विक्षेपित हुई, कुछ सीधे निकल गई हैं, कुछ क्या गई, जिस रास्ते गई उसी रास्ते क्या चली गई, वापस चली गई। तो उन्होंने क्या देखा, तीन चीजें देखा। पहला देखा ज्यादातर किरणें सीधे चली गई, ठीक है। दूसरा, कुछ किरणें 120 डिग्री या उससे ज्यादा या कम कोण पर विक्षेपित हुई, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं, कुछ 120 या उससे ज्यादा या कम कोण पर विक्षेपित हुई। तीसरा क्या था, कुछ किरणें 0 डिग्री पर विक्षेपित हुई। इसका मतलब अर्थात जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस चली गई, जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस चली गई। तो इनका क्या था, ये तीन टाइप की इनको किरणें मिली थी। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला था, इससे निष्कर्ष ये निकला, अब देखिए निष्कर्ष, ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आप लिख लीजिए। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, ये ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए, निष्कर्ष क्या निकला, पहला निष्कर्ष ये निकला क्या, पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का ये क्या है, निष्कर्ष परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ज्यादातर किरणें सीधे चली गई, इससे ये स्पष्ट हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ किरणें कुछ कोण पर विक्षेपित हुई। इससे यह पता चला कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग परमाणु के अंदर धनावेशित भाग उपस्थित है, ठीक है ना। देखिए, जो कुछ किरणों पे जो कुछ कोण पर विक्षेपित हुई ना, इससे बस ये पता चला परमाणु के अंदर कोई ठोस भाग है या कोई धनावेशित भाग है। अब तीसरे जो किरणें 0 पे आ गई, उससे पता चला कि परमाणु के अंदर सूक्ष्म धनावेशित ठोस भाग उपस्थित है। क्या है, उपस्थित है, ठीक है ना। 3 पॉइंट से 3 निष्कर्ष निकला।
ज्यादातर किरणें सीधी चली गई, इससे मतलब अधिकांश भाग खोखला है। 120 या उससे कम या उससे ज्यादा पे विक्षेप, जिससे पता चला विक्षेपित, तो इससे यह पता चला कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग उपस्थित है। ठीक है ना। तीसरे से 0 पे विक्षेपित मतलब परमाणु के अंदर सूक्ष्म धनावेशित ठोस भाग उपस्थित है, जो क्या है, नाभिक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे रदरफोर्ड ने क्या बोला, नाभिक बोला। जिसे रदरफोर्ड ने क्या बोला, नाभिक बोला। जिसे रदरफोर्ड ने क्या बोला, नाभिक बोला। ठीक है ना। अब देखिए इसी पॉइंट से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है ना। अब देखिए ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो तो बात की बात है, लेकिन इसको देखकर इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए देखा जाए परमाणु मॉडल क्या था। अब हम लिखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। ठीक है, मतलब ये तो उनका एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। जो इसमें हेडिंग पहले डाल लीजिएगा ना, जैसे आप लिख रहे होंगे नोट बना के, तो उसमें लिख लीजिएगा ना रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब हम लिखने जा रहे हैं रदरफोर्ड का मॉडल। वहां गलती से लिखा गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है। पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु के अंदर जो नाभिक पाया जाता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक उपस्थित है, परमाणु के अंदर जो नाभिक उपस्थित है, उसकी त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से बहुत कम है, ठीक ना। मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है, और न्यूक्लियर रेडियस कितना हो जाएगी, 10⁻15 मीटर। ठीक है ना। ये पहला पॉइंट था। मतलब रदरफोर्ड ने बताया ना, जो नाभिक है वो परमाणु के अंदर पाया जाता है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻10। परमाणु की रेडियस और इसका न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻15 है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोला, अगला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। और तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल काम करता है। वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ
चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये 3 पॉइंट किसके से हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। पहला, परमाणु के अंदर जो नाभिक उपस्थित होता है उसकी त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से बहुत कम होती है। एटॉमिक रेडियस इतनी है, न्यूक्लियस की रेडियस इतनी है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य माना जाता है, मतलब मान लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या? वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। वैद्युत आकर्षण का मतलब है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, इसके बीच में क्या लगता है? आकर्षण फोर्स लगता है ना, तो इसको हम कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। अगर ये चाहे तो इसके साइड में क्या करता है? चारों तरफ घूम सकता है। ठीक है ना? तो ये क्या था? रदरफोर्ड का मॉडल था। अब रदरफोर्ड की कमियां क्या थी? रदरफोर्ड की कमियां कौन निकाला? जेसी मैक्सवेल ने निकाला। ठीक है ना? जेसी मैक्सवेल ने ये बोला, देखिए चलिए अब हम लोग कमियां पढ़ा जाए। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, ठीक है ना? रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियों में ये पढ़ेंगे हम लोग कि जेसी मैक्सवेल ने बोला कि भैया ये बताओ, जेसी मैक्सवेल, ठीक है ना? ये बोला कि यदि कोई आवेशित कण लगातार गति कर रहा है, यदि कोई आवेशित कण लगातार गति कर रहा है तो वह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और एक समय आएगा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और क्या हो जाएगा? और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक ना? यदि कोई आवेशित कण लगातार गति कर रहा है तो वह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता और एक समय आएगा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कौन बोला था? जेसी मैक्सवेल ने ना ये बोले कि भैया अगर तुम बोल रहे हो नाभिक क्या पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिव चार्ज है, तो ये लगातार इसके चारों तरफ तो गति कर रहा है, सही बात है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब लगातार इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करने से क्या होगा? लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करने से क्या होगा? उसकी ऊर्जा घट जाएगी और क्या होगा? नाभिक में गिर जाएगा। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए और ये गति करना शुरू करता है। ये लगातार ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करते करते क्या आएगा? एक समय आएगा इसी नाभिक में गिर जाएगा कि नहीं? एक समय आएगा इस नाभिक में क्या होगा? ये गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? एक कलापच बना लीजिएगा अंदर की तरफ। तो ये जैसी इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए, इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए। ठीक है ना? तो चलिए
अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ा जा रहा है, बोर का मॉडल पढ़ा जा रहा है। रदरफोर्ड ने साहब ने इतना बोल दिया भाई कि देखो भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है लगातार गति कर रहा है। तो जैसे मैक्सवेल आए बोले, क्या बोले, वो बोले कि इलेक्ट्रॉन लगातार अगर गति करता है तो एक समय आएगा क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम लोग भी ना होते। फिलहाल बाद में शुद्ध किया गया। अब नील्स बोर का हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने के लिए हमको कोश जानना पड़ेगा, उपकोश जानना पड़ेगा, कक्षाएं जाननी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो चलिए एक वीडियो अपलोड किए आपको फार्मूले का, अगर आप उसको देखेंगे तो सब फार्मूला आपको मिल जाएगा नील्स बोर साहब का, ठीक है ना। फिर अब हम लोग बोर मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बोर मॉडल पढ़ा जाए, ठीक। अब बोर मॉडल देखा जाए ना, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेगा, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। ध्यान से सुनिए, आप बोर का परमाणु मॉडल ध्यान से सुनिए और लिखते जाइए, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये है बोर का। बोर ये बोल रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, जिससे परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग बोर बोलता है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसकी त्रिज्या नाभिक से क्या होती है, निश्चित होती है। नाभिक से क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी त्रिज्या नाभिक से निश्चित होती है। जिसकी त्रिज्या नाभिक से क्या होती है, निश्चित होती है। अब आ जाइए ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे कोश या कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा, जिसे कोश या कक्षा कहते हैं, ठीक है ना, जिसे कोश या कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसकी ऊर्जा भी निश्चित होती। क्या होती है, निश्चित होती। उसकी ऊर्जा भी निश्चित होती है। उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, निश्चित होती है। और चौथा पॉइंट क्या लिखा जाए, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर गति करने के
लिए इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती। किसकी? अभिकेंद्र बल ब्रैकेट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है, जो वैद्युत आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब देखिए इतना पॉइंट हो गया तो हम लोग एक फिगर बना लिया जाए। देखिए ये नाभिक है, ठीक है, ये क्या है? नाभिक है, और ये क्या है? इसका कोश है। एक अच्छा आपको बढ़िया फिगर बना देना। देखिए इसका के नाम होता है, इसके एल, इसका एम, इसका एन होता है। ठीक है ना। अब इसके लिए 1 होता है, इसके लिए दूसरा कोश, तीसरा एक क्या होता है? चौथा होता है। ठीक है ना। अब देखिए इस नाभिक से इसकी त्रिज्या क्या है? फिक्स है, मान लीजिए R1 है, फिर इसकी क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी, फिर इसकी क्या हो जाएगी? R3 हो जाएगी, फिर इसकी क्या हो जाएगी? R4 हो जाएगी। अब देखिए जो कोश है उसकी त्रिज्या क्या है? निश्चित है। अब दूसरा पॉइंट, जिस वृत्त का पार्ट होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? निश्चित। अब देखिए इस पे जो गति ये कर रहा लगातार, इस पे गति करने के लिए मान लीजिए ना, ये मान लीजिए आप क्या साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। आप एक निश्चित दूरी तक जाना चाहते हैं, तो क्या मान लीजिए आप 2 किलोमीटर जाने के लिए 10 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप घर से 2 किलोमीटर जाने के लिए 10 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो घर से आप वही 2 किलोमीटर ही जा सकते हैं, कितने में? 10 किलो कैलोरी ऊर्जा में। अगर हम आपको 11 किलो कैलोरी ऊर्जा देते तो अब एक पराग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, एक स्टेप। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहे तो आप 2 किलोमीटर ही जाएंगे। वैसे ही इस कोश की ऊर्जा मान लीजिए 10 किलो कैलोरी है, तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अगर आप दूसरे में है, इसकी भी एक निश्चित ऊर्जा है, मान लीजिए 40 किलो कैलोरी, तो इसी में घूमेगा। उससे ज्यादा हो गई तो इसमें आएगा। अभी अगला पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लगातार एक घूम रहा है। बताओ वृत्ताकार पथ पर जब ये गति करेंगे तो किसके आधार पे करेंगे? किसके चारों ओर घूम रहे हैं? इस नाभिक के पॉजिटिव चार्ज की ओर घूम रहा है ना, नाभिक के पॉजिटिव है। इसके बीच क्या लग रहा है? वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? वैद्युत आकर्षण बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। वैद्युत आकर्षण बल लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है, और ये जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्र बल जो होता है, अभिकेंद्र बल जो होता है इक्वल टू किसके हो जाता है? वैद्युत आकर्षण बल के हो जाता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²r होता है, ठीक है ना। और वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? k q1q2/r² होता है, ठीक है ना। अब r² होता है ना, r इसको काट दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा? k q1q2/r², r हो जाएगा, है कि ना। ये एक फार्मूला मिला जिसका हम लोग उपयोग क्या करेंगे? ऊर्जा निकालने में करेंगे। अब ये आप सब पॉइंट लिख लीजिए। अब हम लोग अगला पॉइंट पे चला जा रहा है, ठीक है ना। ये मॉडल हम खत्म कर दे आपका, तब इसके बाद बन जाएंगे।
ठीक है ना। अब देखिए हम क्या लिखे, mv² इक्वल टू k q1 q2 अपन r²। अब मान लीजिए यह नाभिक है, ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता होगा, प्रोटॉन पाया जाता होगा। प्रोटॉन का आवेश किसके बराबर होगा, प्रोटॉन का आवेश जितना उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ना, तो Zd हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पे कितना आवेश हो जाएगा, Ev हो जाएगा ना। तो इनके बीच में ये मान लीजिए क्या है, ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया, Q2 हो गया। अब आप क्या करिए, mv² इक्वल टू k q1 q2 अपान r कर लीजिए, और क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और क्या Ze फिर E हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, mv² के। अब क्या हो जाएगा, k Zd² अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये mv² हो जाएगा, है कि नहीं, mv² हो जाएगा ना। अब देखिए mv² कहां से लाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब mv² की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 2 काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ये 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ k Zd² अपन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये क्या निकल गया हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब देखिए यही याद रखिएगा, अभी हम लोग इसी से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग अगला पॉइंट देखा जाए, 4.1 है, इलेक्ट्रॉन भीतर वैद्युत आकर्षण बल की जरूरत होती है। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये रहेगा, अगला पॉइंट ये रहेगा ना, वही इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, वही इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर गति करेगा जिसका कोणीय संवेग, वही इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर गति करेगा जिसका कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग क्या होता है, mv r इक्वल टू होता है NH/2 पाई होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या है, NH/2 पाई, NH/2 पाई, ये भी हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, mvr होता है। एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या, mvr, एंगुलर मोमेंटम की हिंदी है कोणीय संवेग, ठीक है ना। अब देखिए mvr इक्वल टू NH/2 पाई, अगर इतना होगा इसका क्या, कोणीय संवेग, तभी क्या हो करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग के पास एक चीज आ गया है, mvr इक्वल टू NH/2 पाई आ गया ना। हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं ना। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में देखिए, ये लास्ट पॉइंट वही इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर गति करेगा जिसका कोणीय संवेग क्या होगा, mvr इक्वल टू NH/2 पाई होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग रेडियस निकाला जाएगा, पहले इसका सब पॉइंट कवर कर लिया जाए बोर का, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है ना। अब हम लोग इसमें क्या कि अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इलेक्ट्रॉन का नहीं तो ऊर्जा का ना उत्सर्जन करता है और ना ही
अवशोषण, ना ही अवशोषण करता है, ठीक है ना ही अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो ऊर्जा का ना ही उत्सर्जन करता और ना ही अवशोषण करता है। ये अगला पॉइंट था, लेकिन अगला पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक ना। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में तो उत्सर्जन करता है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे नाभिक है ना, के है, एल है, एम है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, इसको H दिया जाएगा। और मान लीजिए इसी से इधर आएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, H है ना। तो अगर हम मान ले यहाँ पे एनर्जी क्या E1 है, यहाँ क्या है E2 है, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा। इतना पॉइंट किसमें है, बोर मॉडल में है ना। अब हम लोग देखा जा रहा है इसकी रेडियस देख लें, ठीक है ना। रेडियस अब हम लोग कैसे निकाला जाए, चलिए इसमें कुछ है नहीं, अब रेडियस निकाल लिया जाए इसका। हम आपको काइनेटिक एनर्जी बताएंगे, उसी के बेस पे निकाल लिया जाएगा, है ना। देखिए mv² अपन r इक्वल टू के ZD² अपन क्या कहते हैं, r स्क्वायर के, r कट जाएगा, क्या आ जाएगा, mv² इक्वल टू के ZD² अपन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, mvr इक्वल टू NH/2 पाई, है ना। इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। आप ऐसा काम करिए, हमको r निकालना है ना, तो क्या करिए, mv यहां से गायब कर दीजिए, है कि ना। अब क्या करिए, ऐसा किया जाना, दोनों का हम लोग को क्या निकालना, r निकालना है ना। r निकालना है तो हम लोग यहां से mv गायब किया जाए, है ना। mv इक्वल टू क्या कर दिया जाए, NH/2 पाई r कर दिया जाए, है ना। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या कर दिया जाए, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, सीधे सीधे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। अगर हम लोग क्या किया जाए, यम इधर लेकर आ जाए, हाँ लेकर आ जाए CPM की जगह, ठीक ना। दोनों को वर्ग कर दीजिए, b² इक्वल टू क्या आ जाएगी, N² H² 2 पाई, बोले तो ये भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने पर। समीकरण थर्ड है ना, समीकरण थर्ड का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, b² इक्वल टू N² H² 4 पाई स्क्वायर r² m² हो जाएगा ना। अब आप समीकरण एक में 4 का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण एक में 4 का मान रखने पर अब हम क्या कर दें, यम तो रहेगा, वेलोसिटी स्क्वायर की जगह क्या लिखते,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। आर आर क्या होगा कट जाएगा ना, एक एम से कट जाएगा और आर इधर लाइए, क्या करिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या कर दीजिए यम कर लीजिए और क्या इधर लाइए के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आई, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर और क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये आर की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट अब पुट किया जाएगा एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम के ई पे स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। इस पूरे की वैल्यू जब आप निकालेंगे रेडियस की तो आएगी ना 0.529, ठीक है ना। और क्या एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। इसकी वैल्यू देख दीजिए 0.529 एन स्क्वायर अपान जेड किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एक किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा। अब ये आप रेडियस निकाल लिए ना, अब आइए ना हम लोग क्या देख लिया जाए, यहीं पे वेलोसिटी देख लिया जाए, वेलोसिटी देख लिया जाए, अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम फिर अगले वीडियो में मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ तक आप कर लीजिए।